हेलो स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जो लेसन 4 का था, उसका जो अदर थ्योरी बची थी, जो आपको जो थ्योरी बची उस थ्योरी को रिवीजन कराया जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर वाइज आपको क्लास भी मिलेगा। तो देखिए, जो यहाँ पर जो थ्योरी जो यहाँ पर आपको छूटी थी, यहाँ से छूटी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब आपको देखना है रदरफोर्ड ने क्या कमी अपने मॉडल में क्या क्या कमियां छोड़ी थी। तो आप लोग को अब देखना है कि जब रदरफोर्ड ने ऐसी कौन कौन से कमियां जो अपने परमाणु मॉडल में छोड़ दिए थे। अब देखिए, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल आपको यहाँ पे देखिए हेडिंग डाल देना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखना है आपको, प्रमाण के अस्तित्व की व्याख्या नहीं किया जाए। जो ये रदरफोर्ड का आपका प्रमाण है, मान लीजिए ये प्रमाण कोई चीज़ है, ये प्रमाण है, तो इस प्रमाण का आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम की संख्या, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और जिसकी स्पेक्ट्रम होती है, मान लीजिए इधर का स्पेक्ट्रम बना दीजिए इसी तरह का, तो इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं आप। आपको इस बात का ध्यान देना है। तो अब देखिए आपको आता है यहाँ पे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब नील्स बोर का परमाणु देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कौन सी कमियां थी। प्रमाण के अस्तित्व की व्याख्या क्यों किस नियम की मतलब प्रमाण रदरफोर्ड की प्रमाण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। और अब देखिए आपको आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब आपको ध्यान देना है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल में आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ तरह के जो सूत्र हैं, सूत्र भी आपको ध्यान देना है। सूत्र को ध्यान देते हुए चलना है कि नहीं, बिना सूत्र के आप लगा लें। तो देखिए आपको पहले सबसे पहले इस सूत्र को आपको पढ़ना है। देखिए इनमें आपको सूत्र फार्मूले मिलेंगे, उस फार्मूले को देखिए। इस मॉडल प्रतिरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, आपको अब लिखते हुए चलना है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब आपको हेडिंग डाल देना है या स्टार बना देना है। उसके आगे से आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्रों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युतीय आकर्षण करता है। देखिए आपको एक इस तरह का लिखना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण करता है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखते नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बस समझ लेना है, चीज़ों को समझना मेन चीज़ होता है। तो जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को समझना। देखिए आपको हमारे जो इस चैनल पर है, इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब की रहेंगे तो आने देखिए जैसे ही पॉलिटेक्निक की नज़दीकी आती रहेगी, आपको प्रीवियस पेपर मिलते रहेंगे, सारी पॉलिटेक्निक से संबंधित नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपको इसको ध्यान देना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ अनिश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। अब आपको ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कुछ कक्षा जो होते हैं निश्चित होते हैं, उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अदर कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि अब अदर कक्षा में चक्कर, उनकी कुछ कक्षाओं की जो निश्चितता होती है उसी में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। जो देखिए अब यहाँ से नील्स बोर्स का प्रमाण की किस चीज़ का विकिरण नहीं कर सकता है। आपको पूछेगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस ऊर्जा या किस विकिरण विकिरण नहीं कर सकता है, तो वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं कर सकता है। इन कक्षाओं में स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो एक कक्षा होती है इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। ध्यान देना है, इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा में कमी होती है और ना ही वृद्धि। अब ध्यान देना है, जैसे आपको मान लीजिए कि ये कक्षा है, आपको ध्यान देना कक्षा है, इलेक्ट्रॉन इसमें ना ऊर्जा की कमी कर सकता है, जितना ऊर्जा है उतना ही ऊर्जा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन है
और इलेक्ट्रॉन और ना इसी की वृद्धि कर सकता है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आपको सामने जो फार्मूला यहाँ पे आता है, इस फार्मूले से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होता है, स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग होता है उसका h/2 पाई, h/2 पाई का पूर्ण गुणांक, पूर्ण गुणांक अर्थात देखिए जो उसका पूर्ण गुणांक होता है, अब या अर्थात या करके आप लिख सकते हैं, यहाँ से समझना आपको। देखिए h/2 पाई, ठीक। अब आपको मिलेगा 1h/2 पाई, 1h/2 पाई व 2h या 2 पाई, 3h या 3 पाई, सॉरी 2 पाई होता है, यह 3 पाई नहीं होता, 2 पाई होता है। तो आपको ध्यान देना है। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिले, देखिए जो इनमें ये इसका है, ठीक। अब आपको इसका सूत्र बनेगा, आपको कैसे सूत्र बनाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सूत्र बना के। जो यहाँ पे सूत्र बन रहे हैं देख लेना, आपको यहाँ पे सूत्र कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए अब आपका जो इसका सूत्र होगा कोणीय संवेग का, सॉरी देखिए कोणीय संवेग का सूत्र होगा, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जिसका सूत्र होगा m/u/r और n/h/2 पाई। अब आपको ध्यान देना, देखिए जो यहाँ पे n है ये कक्षा की संख्या है, जो ये n है ये कक्षा की संख्या है, ये n कक्षा की संख्या है। और जो यहाँ पे m, ये आपको m मिला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। और जो ये u मिला है ये इलेक्ट्रॉन की गति है, ये इलेक्ट्रॉन की गति है। और जो ये r मिला है ये कक्षा की त्रिज्या है। अब आपको इस पे सूत्र, अब इस पे सवाल भी पूछेगा आपको, कहीं आपको सवाल जैसे चैप्टर में आता है, मैं आपको सवाल बता दूंगा कि कहाँ पर है, इस पे सवाल भी पूछेगा। अब वो सवाल कौन बनेगा तो अब चैप्टर जब स्टार्ट किया जाएगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए m/u/r बराबर n/h/2 पाई होता है। तो आपको पता चली गया है आपको कौन सा क्या चीज़ होते है, मैं बता दिया हूँ। जो ये 2 संपूर्ण इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणांक है, ये पूर्ण गुणांक है, ये इतना पूर्ण गुणांक है, आपको इसको ध्यान देना है। अब आपको आता है, देखिए अब आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा में आवेशित करके उच्चतर कक्षा में जाता है। इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदता है। देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा में आवेशित करके उच्चतर कक्षा में जाता है, जो ये देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आवेशित कोई इलेक्ट्रॉन है और ये उच्चतम कक्षा है। और इसी प्रकार ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदता है। ये अपनी ऊर्जा को, जो अपनी ऊर्जा की, जो इसकी ऊर्जा की क्षमता उत्सर्जित होती है, ये उसको निश्चित कर लेता है, निश्चित करके दूसरी कक्षा में कूदता है। आपको इसको ध्यान देना है। ऊर्जा के इस निश्चित मात्रा को क्वांटम कहते हैं। जो अब पूछेगा क्वांटम किसे कहते हैं, अब आपको दे दिया जाएगा। इसमें ऊर्जा की निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा कि ऊर्जा के निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं। पहला देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्वांटम दे देगा और आवृत्ति दे देगा, कुछ भी देगा। तो पूछेगा सही विकल्प बताइए, तो आप बताएंगे क्वांटम होता है। देखिए अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए एक क्वांटम का मान hv होता है। जो एक क्वांटम होता है इसका मान hv होता है। और जहाँ h प्लांक नियतांक होता है, आपको ध्यान देना है,
जहाँ यच होता है वो प्लांक नियतांक होता है, इस बात को ध्यान देना है। यच प्लांक नियतांक होता है, इसका मान जो होता है 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल से तक वी आवृत्ति तक होता है। इसको ध्यान, इसका भी पूछ लेगा कि एक क्वांटम का मान कितना होता है, आपको बताना है। एक क्वांटम का मान कितना, तो आप बताएंगे एक क्वांटम का मान 6.626 इंटू 10⁻⁻32 होता है। तो आपको बताना है, देखिए 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल होता है। यह वी इसका तथा वी आवृत्ति है। देखिए जो आपके यहाँ पे पीछे एच वी, तो मैं आपको बता दिया एच प्लांक नियतांक होता है, वी क्या होता है, आवृत्ति होता है, हर्ट्ज आवृत्ति हर्ट्ज होता है। नाभिक के ओर में प्रारंभ करके इसको कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसका कोई ना फेस नहीं पूछा जाता है। जो आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं इस चैप्टर में, मैं उसी को बता रहा हूँ, अदर को नहीं बता रहा हूँ, आपको इसको ध्यान देना है। तो देखिए आ गया है सोमरफील्ड का प्रमाण सिद्धांत। अब देखिए सोमरफील्ड का प्रमाण सिद्धांत, इस पे भी आपको दो एक क्वेश्चन बनेंगे। इसके जो फार्मूले हैं इसको आपको रिवीजन करना है, अब नोट कर लेना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको समझना उस चीज़ को। ये जो आपको अपने इस PDF में जब आपका अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ से करना है। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। वृत्त कक्षा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में विशेष रूप होता है। इसका भी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें जो इस फार्मूले में इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए आपको यहाँ पे जो मिल रहा है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के एच अपान 2 पाई होता है, जहाँ के एक पूर्णांक है और 1/1/2/3 डॉट डॉट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक पूर्णांक है, जैसे के एक पूर्णांक है, तो इसको 1/2/3 अब डॉट 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 ऐसी तरह का लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब के का मान उप ऊर्जा अस्तित्व को प्रदर्शित जो के का मान है, ये के का मान है, ये ऊर्जा जो ऊर्जा होता उप ऊर्जा होती है, इसके स्तर को बढ़ावा दे सकती हैं, इसके स्तर को आप बढ़ावा दे सकते हैं। के का मान यन के मान पर निर्भर करता है। जो के का मान होता है ये आपके यन के मान पर ही निर्भर करता है, एक नहीं दूसरे मान पर निर्भर करेगा, यन के मान पर ही निर्भर करता है। यन के किसी भी मान के लिए के मान यन के किसी भी मान के लिए के यन मान होते हैं। यदि आपको बता दें, यदि आपको यन बराबर 1 मिलता है, तो के बराबर 1 मिलेगा, तो के बराबर 1 मिलेगा। अगर आपको यन बराबर 2 मिलता है, तो के बराबर भी आपको 2 मिलता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि आपको यन बराबर 3 मिलता है, तो के बराबर आपको मिलेगा 1/2/3 मिलता है। यदि के का यन का मान बराबर होने पर, अगर मान ली के और यन का मान बराबर होने पर कक्षा वृत्त अर्थात दीर्घवृत्त कक्षा में लंबाई लघु वृत्त की लंबाई के बराबर होती है। तो आपको ध्यान देना है, अगर के का मान यन के मान से बराबर होता है, तो उसका जो दीर्घ कक्षा की लंबाई होती है लघु अक्ष की लंबाई के बराबर। जो दीर्घ कक्ष की लंबाई है, हमारी दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये लघु है, ये कक्ष की लंबाई के दोनों के बराबर होता है। अब आपको देखना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यन, जहाँ यन है, यन दीर्घ कक्ष की लंबाई है, और के
लघु कक्ष की लंबाई है। आपको इसको ध्यान देना है। आपको पूछेगा सोमरफेल्ड का प्रमाण के सिद्धांत में एन और के का मान कब बराबर होता है, तो आपको बताएंगे कि दीर्घ कैसे बराबर, तो आपको बताना होगा। देखिए अब आपको इसमें जो है पहले देखिए, अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ दिए गए हैं, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है और इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत इसमें मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन यस कक्ष दो। देखिए पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है, इस यश को उपकोष में कहते तथा इसमें केवल एक कक्ष होते हैं जिसे यश कक्ष कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अब देखिए दूसरा कोष जो एन पी को उपकोष में बांटा होता है, पी ए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब को छोड़ देना, जो महत्वपूर्ण है ये सब थोड़ा बकवास की चीज़ें हैं, इसको नहीं दे। आपको जो जो चीज़ें हैं आपको उसको नोट करते चलना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब आपके आता है प्रमाण की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण, बोर बड़ी योजना। अब बोर बड़ी योजना का जो इलेक्ट्रॉन का विवरण है वो आपको समझना है। देखिए आपको इसमें क्या समझना है तो आपको बता रहे हैं। देखिए बोरबरी ने 1921 ईस्वी में, जो बोरबरी ने 1921 ईस्वी में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विवरण के नियम दिए जो निम्नलिखित है। जो ये विवरण था इन्होंने दिए, ये निम्नलिखित था। किसी भी कक्षा में आप उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन 2n स्क्वायर होती हैं। अब आपको ध्यान देना है, किसी भी कक्षा जो होता है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो कोई भी कक्षा, मान लीजिए ए बी कक्षा है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। जहाँ n उस कक्षा की संख्या है, ये जो n है इस कक्षा की क्या है? संख्या है। n होती है इस कक्षा की संख्या होती है। 72 कोष में देखिए, अब आपको यहीं पे मिल रहा है वाहतम कोष। देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है वाहतम कोष, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। जो वाहतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको पूछेगा वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कितनी होती है? 8 होती है। आपको ऑप्शन देगा, पहला दे देगा, 2 दे देगा, तीसरा 4 दे देगा, 5 दे देगा, 8 दे देगा। तो ऑप्शन आपको विकल्प करना, बताना है कौन सा विकल्प सत्य होता है। देखिए अब आपको यहाँ पे मिल गया। तथा इसके अंदर वाले कोष में 18 इसके अंदर वाले कोष में यह 18 से अधिक नहीं हो सकता है। अब आपको बता दें, जो इसके अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 से अधिक नहीं हो सकता है। वो 18 से अधिक नहीं हो सकता है। वो क्या हो सकता है? 18 से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए सबसे बाहरी कोष में, जो सबसे बाहरी कोष होता है, आपको इसमें ध्यान देना है, जो सबसे बाहरी कोष होता है उनमें 2 से अधिक तथा उनके भीतर के कोष, अर्थात देखिए अब जो बाहरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें 2 से अधिक तथा उसके भीतर कोष में जो इनमें 2 से अधिक तो नहीं, ठीक, और इसके भीतर में n-1 में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है। इनमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन जानते कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों में n 2n स्क्वायर होगा। देखिए जब अंतिम पहले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या तभी होगा जब 2n स्क्वायर होगा, तभी इस तरह का होगा। देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर फिर नई कक्षा प्रारंभ हो सकती है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि आप जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएगा, आप तभी कोई नई कक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं, तभी कोई एक न्यू आप कक्षा बना सकते हैं। आपको ध्यान देना है इस बात का। अब आता है बोरबरी योजना का अपवाद। देखिए बोरबरी योजना का जो अपवाद है ये उतना नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जो बोरबरी की चीज़ है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन को भरते समय डी अथवा ये सब उतना छोड़ दीजिए, ये पूछा नहीं जाता है उतना, तो आपको इसको उतना ध्यान तो नहीं देना, छोड़ दीजिए इसको। अब चलिए आप लोग आते हैं कक्षों के इलेक्ट्रॉनों भरने की प्रयुक्त नियम।
देखिए इनमें जो मेन नियम चीज़ें हैं आपको इसको समझना है। देखिए आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए जो इस पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार में किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अधिकतम कितने, 2 रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और जो इनमें चक्रण का दिशा होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। मान लीजिए कोई आप कक्षा लीजिए, देखिए जो इसका चक्रण है, जब ये चक्कर लगाती है इस तरह का, जब इस तरह का चक्कर लगाती है, जब इस तरह का चक्कर लगाती है तो इसके जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। इसका भी देखिए, इसके थोड़ा बहुत मान लीजिए आप इस तरह का कुछ चक्कर करा है, जो इसकी दिशा होगी और इसी के सटीक ऐसे विवरण होगी, एक ही दूसरे नहीं, इसके सेम मिलते जुलते ही रहेगी। हुड का नियम, आपका हुड का नियम आ गया। अब देखिए हुड का नियम को आपको समझना है क्या है। हुड का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष्ठ में इलेक्ट्रॉन युग्मक केवल उस पर प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्ष में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखिए हुड का जो नियम है इसमें आपको ध्यान देना है, ये जब उपकोष इलेक्ट्रॉन युग्मक केवल उस समय प्रारंभ होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी समय प्रारंभ होता है जब कक्षा में पहले कक्ष में पहले एक दूसरे इलेक्ट्रॉन आए थे। तो जो कक्ष होता है उनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पहले आ जाते हैं। अपबाऊ का नियम, तो ये अपबाऊ का नियम है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अपबाऊ के नियम में यही इतना, थोड़ा इसको आपको देख लेना है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा के तटस्थ अवस्था में परमाणु अपवर्तन वाले, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जानते हैं आपको। तो देखिए आपको यहाँ पर इतना अफवाह का नियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आपको आता है क्वांटम संख्याएं। देखिए क्वांटम संख्या से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आपको इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा में पता चलता है कि यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। अब आपको मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है, आपको मैं बता दूं कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का इससे पता चलता है कि यह शून्य को छोड़कर, जो जीरो होता है इसको छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एक ही नहीं, एक आपको शून्य को छोड़कर 1 भी, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी आपका पूर्णांक हो सकता है। देखिए अब आपका आता है द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या। द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या, देखिए यह उपकोष के आकार में निर्धारित करता है। इसका मान शून्य से, जो इसका मान होता है शून्य से n-1 होता है, हो सकता है। यह यल का कुल मान प्रथम, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको ध्यान देना है। क्वांटम संख्या क्रमशः यस, देखिए अब आपको यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्वांटम संख्याएं जो होती है यस, पी, डी और एफ दर्शाती हैं। आपको इसी से दर्शा, अगर मान लो कहीं क्वांटम संख्या आपको देगा तो यस, पी, डी, एफ से ही दर्शाएगा, इसको आपको ध्यान देना है। अब आपको आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, इसका मान आई पर निर्भर करता है। आई के लिए दिए गए मान के लिए यम का मान, जो यम का मान होता है ये 1 माइनस से लेके m1 तक कुछ भी हो सकता है। यह 1 माइनस से लेकर 1 प्लस कुछ भी हो सकता है कि नहीं, 1 प्लस तक कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस तक कुछ भी हो सकता है। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रम क्वांटम संख्या क्या होता है, आपको इसको ध्यान है। चक्रम जो क्वांटम संख्या होती है, ये जो क्वांटम संख्या होती है यह एक इलेक्ट्रॉन का घुमाव की दिशा में निर्धारित करता है। ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो घुमाव की दिशा होती है उसी पर निर्धारित होता है। इसका केवल 2 ही मान हो सकता है, इसका केवल 2 मान हो सकता है। इसका एक मान जो होता है, इसका एक मान होता है 1/2, ये प्लस में होता है, आपको इसको ध्यान देना है।
अप जिसे आप बोलते हैं अप स्पिन, आप जिसे बोलते हैं अप स्पिन। और जो दूसरा होता है आपको, जो यहाँ पर दूसरा आपको इसको ध्यान देना है, जो इसका दूसरा होता है आपको, पहला तो हो गया +1/2 और इसको बोलते हैं अप स्पिन। अप स्पिन होता है ऊपर की जो स्पिन होती है। अब जो दूसरा मान होता है -1/2, इसको डाउन स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्पिन बोलते हैं इसको। आपको इसको कौन सा मान बोलते हैं? डाउन स्पिन बोलते हैं। अब देखिए प्रमाण के क्रमांक क्या, प्रमाण के क्रमांक क्या, प्रमाण संख्या। देखिए अब इसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। आपको सारी चीज़ को नोट कर लेना। अपने मोसले ने 1913 ईस्वी में तत्वों के प्रमाण के महत्वपूर्ण मौलिक गुण प्रमाण क्रमांक या प्रमाण संख्या की खोज की थी। अब मिलेगा मोसले ने प्रमाण संख्या की खोज किस सन में की थी? आपको बताना है। प्रमाण क्रमांक संख्या की खोज या प्रमाण संख्या की खोज सन 1813 ईस्वी में की गई थी। आपको इसको ध्यान रखना। किसी भी तत्व के प्रमाण नाभिक में उपस्थित समस्त आधार आवेशित संख्या के प्रमाण या प्रमाण क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से अब जहाँ भी आपको मिलेगा, अब आपको ध्यान देना है, जहाँ भी आपको मिलेगा और इसको प्रमाण क्रमांक या प्रमाण संख्या को जेड से आप प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे जेड से। इसको ध्यान देना है। देखिए चूंकि नाभिक में स्थित समस्त धनावेशित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अतः प्रमाण संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन। देखिए अब आपको इसमें आपको मिल जाएगा प्रमाण संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जो होता है जो प्रमाण संख्या होगा ये प्रोटॉन संख्या के बराबर होगा। ये प्रमाण संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीनों होता इसी तरह का होता है। द्रव्यमान संख्या, मॉस नंबर। देखिए मॉस नंबर से कुछ पूछा जाता है। देखिए किसी भी द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होते हैं। इसे ए से जो द्रव्यमान संख्या होता है, मॉस नंबर होता है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब आपको ध्यान देना है द्रव्यमानों की, इसको नोट करना है मेन चीज, फार्मूले इतने को इसको बहुत नोट करना है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, एक हो गया। अब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रमाण क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब जो दूसरा होगा द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आपको देखना, अतः ए बराबर Z+1, ए बराबर Z+1, ये आपका जो होता है ए बराबर Z+1। देखिए अब आपको ये जो होता है ए द्रव्यमान, तो आपको मतलब ए को द्रव्यमान संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अब जेड को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रमाण क्रमांक होता है। जेड क्या है? प्रमाण क्रमांक है। और एन क्या है? एन क्या है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। आपको इसको ध्यान देना है। देखिए अब एक कुछ महत्वपूर्ण तत्व आपको इसको नोट कर लेना। देखिए आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रिवीजन कर लेना है। प्रमाण इसको नोट भी कर लेना। प्रमाण की त्रिज्या 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तथा इसका भार, जो इसका भार होता है 1 × 6 इंटू 10⁻21 किलोग्राम होता है। नाभिक की त्रिज्या जो होती है वह 10⁻15 होता है। तत्व में सबसे छोटा तथा अल्फा प्रमाण हाइड्रोजन होता है। जो तत्व होता है वो सबसे छोटा हल्का प्रमाण हाइड्रोजन का होता है। अब पूछेगा तत्व का सबसे छोटा कौन कौन सा, तो बताएंगे प्रमाण का केवल हाइड्रोजन में प्रमाण H1 में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। समस्थानिक तत्वों में सब आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, मिल चुका है। इसको आपको अपने से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए अब बात की जाती है कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक
2023 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल पे ही कराई जाएगी। आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये तीनों एक साथ रिवीजन कराए जाएंगे। एक ही नहीं अलग से कराया जाएगा, ये तीनों एक साथ रिवीजन कराया जाएगा। आपको क्लास डेली भी, आपको केमिस्ट्री की क्लास फिलहाल चलाई जा रही है, जल्द से जल्द आपकी क्लासेस डेली लाइव भी मिलने लगेंगी, कि आपको सारी चीज़ें मिल लेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना है, तब ले वंदे मातरम।